भारत में महिलाओं की उन्नति एवं संरक्षण के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थाएं एवं निकाय। संस्थाएं एवं निकाय की बात कर लेंगे। ठीक है। गठित तंत्र का मतलब मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज। मैकेनिज्म, लॉज, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडी। ठीक है, क्या है? गठित है, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द, किसके लिए? संरक्षण और उन्नति के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट for the protection and betterment किसके लिए है? महिलाओं के लिए। कहाँ की? भारत की। ऑफ वुमेन इन इंडिया, और वुमेन इन इंडिया, भारतीय महिलाओं के लिए। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, भारत में महिलाओं की उन्नति एवं संरक्षण के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थाएं एवं निकाय की बात कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे। इंट्रोडक्शन में हम महिला सशक्तिकरण की बात कर लेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात है उसको समझ लेंगे। तो जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे होते हैं तो मुख्यतः 3 कारक होते हैं जो निर्धारित करते हैं महिला सशक्तिकरण को। वो कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो महिला सशक्तिकरण, सोशल इश्यूज में आपने स्टडी किया होगा डीपली, तो मुख्यतः 3 कारक निर्धारित करते हैं। 3 कारक निर्धारित करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ऐसे वो कारक जो महिला सशक्तिकरण को निर्धारित करें, जिनको देख के हमें ये लगे कि हाँ, अब जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। तो इनमें ये है, एक तो पहला उनकी आर्थिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा राजनीतिक पहचान और महत्ता। ठीक है, तो पहला उनकी आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और सामाजिक, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहचान तथा महत्ता, आइडेंटिटी। पहचान
तथा महत्ता किस पद पर है? पहचान तथा महत्ता, ये तीनों फैक्टर हैं। और जब ये तीनों ही फैक्टर एक साथ मिलके काम करना शुरू कर देंगे, सुसंगत होकर कार्य करेंगे, क्योंकि तीनों की में क्या है, एक रिलेशन है, इंटर रिलेशन है तीनों में ही, इंटर रिलेशन। जैसे कोई महिला पढ़ी लिखी, शिक्षा मिले उसको, और उस शिक्षा के ही बलबूते, शिक्षा के दम पे ही उसने सफलता हासिल की, एक नौकरी पा ली, उसके पास क्या हुआ, पैसा आने लगा। पैसा आएगा तो स्वाभाविक है वो महिला समाज में भी एक बेहतर स्थिति में नजर आएगी। समाज में आपने देखा होगा, अगर कोई महिला किसी ओहदे पर आ जाती है तो उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है उसकी कंपेयर में, जो कि एक आम महिला है। ऐसा अक्सर आपने विवाह शादी या छोटे मोटे प्रोग्रामों में देखा होगा। जो महिला सफल है उसके साथ अलग ट्रीटमेंट होगा, जो महिला अपना यही घरेलू काम कार्य कर रही होती है उसकी गिनती नहीं होती। जो कृषि में लगी है महिलाएं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनकी गिनती नहीं है, उनको हो सकता है कि बाहर ही बैठा दिया जाए। तो जब उनके पास पैसा, आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो कहीं ना कहीं समाज में उनकी पहचान भी अलग होती है। और हो सकता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो पहचान अलग है, राजनीति के क्षेत्र में वो अपना हाथ आजमाए, तो राजनीतिक रूप से भी उनकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो एक दूसरे का रिलेशन, अब मान लीजिए जिसके पास पैसा ही नहीं है, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर है, तो क्या समाज में उसको स्थान मिलेगा? उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे घर में आप देख लीजिए कि अगर एक गृहिणी है, तो मान लीजिए अगर आपकी माता भी गृहिणी है, तो अगर पूछा जाएगा कि आपकी मम्मी क्या करते हैं, पहले ही सब निकलता है कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी कार्य गिना ही नहीं जाता है। पिता चाहे भट्टे पे काम कर रहे हैं तो वो काम करते हैं, वो काम करते हैं, पर माताएं या महिलाएं वो काम नहीं कर रही होती हैं, देखिए पूरा घर उन्होंने संभाल के रख रखा होता है। तो वैसे इनकी काम की गिनती भी नहीं होती है या मायने नहीं होते हैं। तो एक गरीब महिला को ना तो समाज में स्थान मिलता, तो राजनीति का तो छोड़िए, राजनीतिक पहचान का तो छोड़िए एकदम। जैसे आदिवासी महिला की बात करें तो सभी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू की तरह थोड़ी ना है, उन्होंने स्ट्रगल किया, टीचर रही, राज्यपाल रही। जब उस आदिवासी क्षेत्र से निकली तो उनकी अपनी अलग पहचान हुई, शिक्षा के वजह से शिक्षा हासिल की, अध्यापिका बनी, अलग पहचान बनी, वहां से निकल के फिर वो राजनीति के क्षेत्र में भी आई, और आज जो है भारत की प्रथम महिला बनी, और पहली महिला ही तो फर्स्ट लेडी। तो ऐसी पहचान तो तभी होगी जब आप महिला को आगे आने का मौका देंगे, समाज में बढ़ने का मौका देंगे। तो इसलिए क्या है, वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, इन तीनों का एक दूसरे से इंटररिलेशन है। अगर ये तीनों ही फैक्टर एक साथ होकर के, सुसंगत होकर के कार्य करते हैं, यदि ये तीनों ही कारक एक साथ सुसंगत होकर कार्य करते हैं, एक साथ सुसंगत होकर कार्य करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं, या तभी जो है हम महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल तभी हम महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को
सुनिश्चित कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के टारगेट को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये तो रहे फैक्टर, कारक, जो मेन फैक्टर हैं महिला सशक्तिकरण को निर्धारित करने के। जैसे पहला आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा सामाजिक। क्योंकि यही क्या हासिल कराते हैं, पहचान और महत्ता, पहचान और महत्ता। अगर महिलाएं उन आदिवासी क्षेत्रों से निकल के, उन दबे कुचले वर्गों से निकल के आगे आ रही हैं और ऐसे उच्च पदों पे आसीन हो रही हैं, तो तब तो हम कहें कि हाँ ठीक है, ये महिला सशक्तिकरण के एक लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। तभी ना लक्ष्य है। मान लीजिए अगर देश की किसी महिला को पढ़ाया नहीं जाए, उनके लिए स्कूल शिक्षा कोई मतलब नहीं, उनको पढ़ाया जाए, तो जो उनकी स्थिति होगी, उनको अपने अधिकार को छोड़िए, अपने खुद की स्थिति के बारे में उनको नहीं पता चलेगा। क्या क्या उनका जीवन क्यों हुआ, उनकी लाइफ के मायने क्या है। क्या सिर्फ झाड़ू पोछा लगाना, घरेलू काम करना। सोचिए, देखिए अब से 20-30 साल पहले की स्थिति, जो महिलाएं थी, उनका सिर्फ एक लक्ष्य था कि बस अपना पढ़ाई लिखाई में अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिए, हाई स्कूल पास कर ले तो ठीक है, पर्याप्त है इतना। उसके बाद जो है आपको चोखा बर्तन नहीं करना है, घर संभालना ही है, शादी कर दी जाएगी। तो महिला को भी जहन में बात बैठ जाती थी कि लक्ष्य क्या है, सब शादी कर लेंगे, शादी हो गई बस लाइफ सेट हो गई। कि समाज ने बना रखा था, कभी ये नहीं बोला उनको कि आप जो है आप पढ़ेंगी, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़िए। अगर कोई लड़की पढ़ना भी चाहती है तो उसको भी बताया क्या पढ़ोगी, पढ़ लिखिए, फिर आपको बर्तन साफ करने हैं। तो जब इस तरह के वाक्य बोले जाएंगे, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे, तो उनके मन में आएंगे ठीक है भाई, पढ़ना भी कौन चाहता है। तो ऐसे में हम सिर्फ उनका यूज कर रहे होते हैं, एक उपभोग की वस्तु के तौर पे, एक रोबोट के तौर पे। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य तब निर्धारित होगा जब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये तीनों ही कारक एक साथ सुसंगत होकर कार्य करेंगे, जिससे महिलाओं को पहचान, अलग पहचान और उनकी महत्ता मिल सके। तो क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या चुनौतियां आती हैं महिलाओं के सामने, या महिलाओं को अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है भारतीय समाज में। तो हालांकि ये चुनौतियों के बारे में 1000 बार आप लोगों को बता भी चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि एक एक जो है आप अपनी अपनी चुनौती को बताएंगे सभी लोग, और वही लिखते जाएंगे बस। तो भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलाएं। भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलाएं। भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलाएं, वुमेन एज अ वल्नरेबल ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी। वल्नरेबल ग्रुप इन इंडियन
इंडियन सोसाइटी। तो वनरेबल सेक्शन की बात कर लेंगे और कौन कौन शामिल होते हैं। असुरक्षित समुदाय वनरेबल कम्युनिटी की अगर बात करें के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उनकी बात कर लेंगे। क्योंकि महिला की बात करें तो महिलाओं में ही सबसे पहले देखिए, एक तो SC ST OBC की जो महिलाएं हैं वो दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। एक तो वो जाति वर्ग और तीसरा लिंग, इन तीनों भेदभाव का सामना, तीनों दोहरे भेदभाव से वो गुजरती है। तो SC हो, ST हो या फिर OBC, ये महिलाएं दोहरे भेदभाव का सामना करती हैं। एक तो महिला, दूसरा जाति को लेकर के। एक तो महिला होने का और दूसरा और पिछड़े समुदाय से संबंधित होने का। और भी देख लेंगे दोहरा भेदभाव। एक तो क्या, एक तो महिला होने के कारण, दूसरा पिछड़ा समुदाय होने के कारण। पिछड़े समुदाय में ये तीनों कम्युनिटी आ गई, SC ST OBC से संबंधित होने के कारण, पिछड़े समुदाय से संबंधित होने के कारण। तो पहला क्या है, वनरेबल कम्युनिटीज में वो महिलाएं हैं जो जाति और महिला होने का के कारण ही भेदभाव को फेस करती हैं, दोहरे भेदभाव को फेस करती हैं। अब दूसरी महिलाओं की बात कर लें, जैसे इसी तरह से जो निःशक्त पुरुष हैं, ठीक है, विकलांग दिव्यांग पुरुष है, उनके मुकाबले में आप देखोगे जो निःशक्त महिला है उसको कई ऐसी विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है या भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जैसे एक पुरुष अगर विकलांग है तो फिर भी ये बात होती है कि चलो इसकी तो शादी हो ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, इससे तो शादी कर ही लेगा, कोई ना कोई तो कर ही लेगा। महिला अगर ऐसे विकलांग होती है तो उसकी शादी में ही इतने समस्याएं आती हैं, मतलब एक उम्मीद सी खत्म हो जाती है कि पहली बात तो महिला के मन में ये रहता है कि आखिर शादी कौन करेगा। अगर महिला वो विकसित है, मानसिक रोगी है, तब तो और मामला गंभीर हो जाता है उनकी तुलना में जो कि निःशक्त पुरुष है। निःशक्त महिला निःशक्त पुरुष को क्या होता है कि चलो ठीक है, पुरुष तो जैसे तैसे फाइट करके अपनी सीट हासिल कर लेगा, यात्रा करते समय वो सीट हासिल कर लेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो कह भी देगा। महिला तो कह भी नहीं पाएगी। अगर विकलांग सीट पे कुछ मुस्टंडों का कब्जा है, बैठे हैं, तो महिला तो वो वैसे भी नहीं बोल पाएगी कि अगर इनको इतना ही तमीज होता तो बैठते ही नहीं, उठ जाते देखते ही। हाँ, ये है कि जो पुरुष है निःशक्त, वो कह सकता है कि भैया प्लीज रुक जाइए, वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है, वो कम से कम कह तो दे रहा है, मेरे तो बोल भी नहीं पा रही हैं, कह नहीं पा रही हैं। तो अपनी लाइफ में ऐसी कई विशिष्ट समस्याओं का सामना करती हैं, तो ये भी लिख देंगे। दूसरा, इसी तरह से
जो निःशक्त है ये दिव्यांग महिलाएं हैं, महिलाओं को अपने जीवन में कई विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला में तीसरी कम्युनिटी आती है जो किशोर लड़कियां होती हैं। किशोर लड़कियां दरअसल जो टीनेजर हैं वो अत्यंत असुरक्षित समूह है। क्यों है असुरक्षित? क्योंकि जो किशोर लड़कियां हैं उनके साथ दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग, दुर्व्यवहार, मिसबिहेव, बलात्कार, बाल विवाह, इन सब कृत्यों को किया जाता है या ऐसे अत्याचारों का सामना उनको करना पड़ता है। तो तीसरा जो ग्रुप है किशोर लड़कियों की बात करें हम तो किशोर लड़कियों को दुर्व्यापार, ट्रैफिकिंग, बलात्कार, दुर्व्यवहार, एसिड अटैक, जैसे अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। ये कहाँ करना पड़ता है? भारत में, इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में महिलाओं को। और हम कहते हैं इन सबके बावजूद भी हमारा देश महान है। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं की, जैसे बाल विवाह वगैरह हैं। तो ये जो समस्याएं हैं महिलाओं से जुड़ी, चाहे वो रेप हो, दुर्व्यवहार हो, ट्रैफिकिंग हो, मिसबिहेव हो, एसिड अटैक हो, या दहेज के लिए हत्या हो, या पुत्र संतान न होने पर उसका अपमान करना, तो ये सब महिलाओं को झेलना पड़ता है, पुरुषों को भी झेलना पड़ता है। सिर्फ महिलाओं को झेलना पड़ता है ऐसी समस्याओं का सामना महिला को। कई पुरुष को सुना कि एक पुरुष पे एसिड अटैक हो गया, लड़की ने एसिड फेंक दिया, कभी नहीं सुना होगा, कभी ऐसी घटना ना हुई। तो ऐसे अत्याचारों का, ऐसे दुर्व्यवहारों का केवल महिला ही सामना करती है या उनको ही सहन करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल हो गए भारतीय समाज में असुरक्षित समूह के रूप में महिलाएं किन किन चुनौतियों का सामना करती हैं या उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भारत में महिलाओं के अधिकारों की बात कर लेंगे। तो महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या कानून है और क्या ही विधायन है, उनकी बात कर लेंगे। इसमें विशाखा गाइडलाइन सरकार के द्वारा चलाई गई महिलाओं के उन्नति के लिए, संरक्षण के लिए योजनाएं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं, जिन सबका जिक्र करेंगे। साथ ही साथ संवैधानिक उपबंध हैं उन सब की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।